जरा सा तूफान देखकर घबराहट आपके चेहरे पर हो सकती है। तूफान को देखकर आपके पैर भी कांप सकते हैं, लेकिन खून में उबल रहे देशभक्ति के जुनून के आगे ये तूफान और बवंडर कुछ भी नहीं। वायुसेना का जवान दल है, बल है, थल है, नभ है, अग्नि है। वायुसेना का जवान आदि है, अंत नहीं है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपके लूसेंट फिज़िक्स की कंसेप्चुअल क्लास है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 49 और चैप्टर नंबर 50 के क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारा प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म और प्रकाशिक यंत्र का हमारा चैप्टर है। इन्हें हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि बिल्कुल घर की जैसी है। आप जो है चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और बस ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला चैप्टर नंबर 49 का हमारा ये कहता है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म। श्वेत प्रकाश होते हैं वाइट लाइट, ठीक है। वाइट लाइट जो है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस में होता है? वाइट लाइट का अगर वो प्रिज्म से जाती है तो सबसे अधिक विचलन किस में होता है? तो देखो भाई, प्रिज्म जो होता है इस तरह से, इस पर एक वाइट लाइट इंसिडेंट की, अब ये यहाँ से 7 रंगों में डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से। और बाहर जो हमें पर्दे पर मिलती है, सातों के सातों रंग इस तरह से मिलते हैं। ये इस तरह से सारे रंग पर्दे पर मिल जाते हैं। और कैसे मिलता है? विबग्योर। 6 एक कम रह गया, 3 3 6, एक और रह गया भाई। और ये 7 रंग हमें मिलते हैं। VIG, VIBGYOR, ये 7 रंग मिलते हैं। तो देखिए सबसे अधिक विचलन किस में हुआ? वायलेट में हुआ ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ हमारा बैंगनी का, ठीक है। अब बात आती है अपवर्तनांक। एक मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। देखो ऑप्शन तो आपका आ गया C। देखो अपवर्तनांक और आवर्ती का जो संबंध होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक जो है क्या होता है? N2/N1, और ये होता है C/V, यानी कि मीडियम में चाल, ठीक है। जिसकी चाल जितनी ज़्यादा होगी, देखो ये क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एयर का है, ठीक है। तो पहले से एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें क्या है? स्पीड कम हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान देना, जाहिर सी बात है कि बैंगनी में सबसे ज़्यादा डेविएशन हो रहा है। बैंगनी में सबसे ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, तो उसकी चाल सबसे कम है। और अपवर्तनांक क्या है? उसका सबसे ज़्यादा है। और वेवलेंथ पर किस तरह डिपेंड करती है? ये λ1/λ2। तो वेवलेंथ के भी क्या होती है? इन्वर्स होती है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेवलेंथ के और वेलोसिटी के, दोनों के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही उसमें क्या होगा? डेविएशन होगा, ज़्यादा ही विचलन होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की और सबसे कम तरंगदैर्घ्य लाल रंग की। अगर आवर्ती की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, तो फ्रीक्वेंसी रेड कलर की सबसे ज़्यादा है और वॉयलेट की सबसे कम। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, कई क्वेश्चन इस पे मिलते हैं। ये जो 4-5 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताए, इसमें सभी पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा
क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? कलर जो होता है ना किससे होता है? वो फ्रीक्वेंसी से होता है ना। किससे होता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति से। जो कलर है वो डिसाइड किससे होता है? आवृत्ति से। आपका ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। मैं इसे नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें यूज होगी यहाँ, एक दो क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? वेवलेंथ बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होगा? क्योंकि रिलेशन कैसा है? अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, अगर ये बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्या कहता है? कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण, कांच से हवा में जाते हुए जो क्रिटिकल एंगल है, जब यहाँ कांच से हवा में जाएगा तो जो क्रिटिकल एंगल है सबसे अधिक किसके लिए होगा? देखो भाई, जिसका डेविएशन सबसे कम होगा, जिसका विचलन सबसे कम होगा, उसका ही क्रांतिक कोण सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो देर से मुड़ेगा। यहाँ से निकलते हुए ये क्या, जो ज़्यादा डेविएशन करेगा वो ज़्यादा जल्दी 90 डिग्री पे पहुँच जाएगा। तो सबसे बाद में कौन पहुँचेगा? आर। तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा किसका होगा? क्रिटिकल एंगल होगा आपका रेड कलर का ज़्यादा, लाल रंग का। तो ऑप्शन आ जाता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर स्पेक्ट्रम में, मतलब एटमॉस्फेरिक जो स्पेक्ट्रम होगा, बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होगा? बैंगनी से लाल की ओर विचलन क्या हो जाएगा? कम हो जाता है ना। बैंगनी से वॉयलेट से रेड की ओर चलेंगे तो डेविएशन कम होगा। सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में है? वॉयलेट में। और सबसे कम किस में? रेड में है। तो जाहिर सी बात है कि वॉयलेट से रेड की ओर जाएंगे तो डेविएशन कम होगा, विचलन कम हो जाएगा। जबकि अपवर्तनांक भी तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। तो ऑप्शन आ गया आपका 5th का ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वायुमंडल की उपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? वो तो आप सभी को पता है कैसा दिखाई देता है भाई, ब्लैक, काला दिखाई देता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 6 का भी आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, 3 प्रिज्म दे दिए 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों प्रिज्म दे दिए। तीनों के जो प्रिज्म एंगल है इक्वल है, 60 डिग्री के हैं। अब इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक का 1.4, दूसरे का 1.5 और तीसरे का दिया है 1.6। जो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तीसरे का 1.6 दिया है। तो ये कह रहा है कि इनके डेविएशन जो होंगे, एंगुलर डेविएशन, विचलन जो होगा, इसका डेल 1, इसका डेल 2 और इसका डेल 3, क्या रिलेशन होगा? डेल का जो हमारा फॉर्मूला होता है विचलन का, वो होता है भाई हमारा n-1 इंटू ए। अब एक बात देखें तो प्रिज्म एंगल ए सभी का समान है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ये इस पर तो अब डिपेंड करेगा नहीं। जब प्रिज्म एंगल इक्वल है तो किस पर डिपेंड किया? अब ये जो डेविएशन डिपेंड किया किसके प्रोपोर्शनल हो गया? सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, कि जिसका भी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें विचलन ज़्यादा होगा और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें ही विचलन कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया? इस हिसाब से आपका ऑप्शन आ जाता है बी। देख लीजिए एक बार, बी ऑप्शन में क्या कहा है? ऑप्शन आ जाता है बी। बी में कहा है कि डेल 3 सबसे ज़्यादा है, डेल 2 उससे कम और डेल 1 सबसे कम। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सबसे ज़्यादा किसका है? डेल 3 का है। ठीक है, ऑप्शन आ जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आपका 8 पर। अरे ये साफ कर दे मैंने, कोई बात नहीं। देखो
एक बात आपके लिए छोटी सी कि भाई बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में सब कुछ है, हर मुकाम है, और दुनिया का काम तो कहना है, कहना बड़ा आसान है। तो करते रहिए अपनी मेहनत और लगन से लगे रहिए, एक दिन मुट्ठी में आपके मुकाम होगा। कहा है ना, अगर हौसलों में जान है तो मुट्ठी में मुकाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, रेड कलर का जो डेविएशन होता है वो सबसे कम होता है, क्यों? वजह क्या है उसकी? वजह है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सबसे अधिक होगी। बिल्कुल राइट बात, पहला ऑप्शन है कि भाई वेलोसिटी की टर्म में पूछा है, तो वेलोसिटी क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोपोर्शनल होती है या इन्वर्सली? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेलोसिटी सबसे अधिक होगी तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो उसका विचलन सबसे कम होगा। उसका विचलन क्या होगा भाई? सबसे कम। तो आपका ऑप्शन आ जाता है 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये कहता है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन किस पर डिपेंड करता है? देखो, पतले प्रिज्म का जो डेविएशन, मैं आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक बताता हूँ। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होता है? साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये मिनिमम डेविएशन डेल एम। जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तो उसके लिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या कहेंगे हम? थीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? एन इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन तो रहेगा ही नहीं, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। ये कट गया। हमें क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है ना। तो ये आ गया हमारा, इधर मल्टीप्लाई की एन ए, और ये इधर आके घट गया ए, और इधर बच गया डेल एम। तो डेल एम मिनिमम डेविएशन क्या हो गया हमारा? n-1 इंटू ए। ये मिनिमम डेविएशन आ जाता है हमारा। तो देखिए भाई, डेल एम किस पर डिपेंड किया? अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण दोनों पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल दोनों पर डिपेंड किया। तो आपका 10 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका 9 का ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये क्या है? ये कह रहा है सक्षम स्पेक्ट्रोस्कोप। ये स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? जो स्पेक्ट्रम को देता है लाइट के, ये किस पर डिपेंड करता है? क्या होता है इसमें क्रिया? सक्षम स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है भाई कि इसके अंदर जो हमें ये मिलता है ना, अलग अलग कलर, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ कलर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं ऐसे हम। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वो हमें डेविएशन फ्री मिलता है। क्या मिलता है? डेविएशन फ्री। उसमें कोई भी विचलन नहीं होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाता है यहाँ? ऑप्शन आ जाता है आपका बी। 10 का ऑप्शन आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 11, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट क्या करते हैं? कांच के अंतरा पृष्ठ पर जाकर पड़ती है। अंदर वाले जो कांच वायु का जो आंतरिक जो पृष्ठ है उस पर पड़ती है। ठीक है, इंटरनल सरफेस पर। और यहाँ से हरा रंग जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाता है। हरा कलर है ये वाला, ये क्या हो जाता है? यहाँ से वापस मुड़ जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है भाई जब डेंसर से सघन माध्यम से कहाँ? रेयर में जारी होते हैं, और एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो वो उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है। एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, तो क्या हो जाता है भाई? इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ।
अब ये ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, क्योंकि n इक्वल्स टू होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है। अब देखो इससे ज़्यादा कलर, ग्रीन के बाद के सभी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे सारे, केवल ये ही कलर बाहर निकलेंगे। तो बाहर जो निकलते हैं प्रिज्म से, वो पूछा है इसने कौन कौन सा कलर निकलेगा, वो निकलेगा हमारा पीला, नारंगी और रेड, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 3 कलर ही इससे बाहर निकलते हैं। और 11 का ऑप्शन आ जाता है भाई आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो सिंपल सा है कि भाई वेवलेंथ पर इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है। इंटेंसिटी का वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो होता है लैम्बडा की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, और आपका ऑप्शन आ जाता है डी। ठीक है, यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 49 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 15 के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 50 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 15, चैप्टर 50 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला क्वेश्चन है कि भाई सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर, एम क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो जो हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसका एम जो होता है 1 + d/f होता है, 1 + d/f होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट का भाई, 1 मिनट, डी। फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब, सिंपल जो हमारी माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस से होता है, बड़ी फोकल लेंथ का। अब ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसकी फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में आता है, तो उससे जो इमेज बनती है, उससे जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वस्तु की तरफ ही वर्चुअल इमेज बनती है, मैग्नीफाइड बनती है और इरेक्ट सीधी बनती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन है आपका वर्चुअल और सीधा, तो सेकंड का ऑप्शन आ गया आपका ए। ये एक प्रकार का क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक प्रकार से हमारा मैग्नीफायर जो होता है, जो मिस्त्री वगैरह यूज़ करते हैं, बड़े बुजुर्ग न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, जो टेक्नीशियन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी आयशु के जो नंबर होते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उसकी क्या होती है, फोकल लेंथ बड़ी होती है और उसके बीच में आ जाता है जो हमें पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, जब हमारी माइक्रोस्कोप की जो लेंथ को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की लेंथ जो होती है हमारी V0 + UE होती है, VO + UE। ये क्या है, अभिदर्शक ऑब्जर्वर लेंस के लिए है और ये आईपीस के लिए है। तो इनके बढ़ने पर अगर ये लेंथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ेंगे, और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर भी इनकी बढ़ जाती है। और ऑप्शन आ जाता है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फटाफट से, कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी, कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारा ऑब्जर्वर होता है अभिदर्शक, ऑब्जर्वर और इधर आईपीस होता है, वो बड़ा होता है, इसे नेत्रिका बोलते हैं, इसे अभिदर्शक और इसे नेत्रिका। आईपीस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, जबकि ऑब्जर्विंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। तो यही तो कहा है ऑप्शन में, देख लीजिए 4th का ऑप्शन बी क्या कहता है, ये कहता है कि ऑब्जर्विंग लेंस अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका आईपीस से क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5,
खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज कैसी बनती है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो या हमारा माइक्रोस्कोप हो, किसी में भी जो फाइनल इमेज बनती है वो बनती है हमारी उल्टी, इन्वर्टेड बनती है फाइनल इमेज, और आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है। इधर से लाइट आती है, उधर यहाँ उसका इमेज बनता है। तो फाइनल इमेज वर्चुअल और इन्वर्टेड बनती है हमारी। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, 5 का ऑप्शन आ जाएगा भाई डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये हमारा ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 और 9 जो आपको दिखाई दे रहा है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम है बिल्कुल। तो 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि फोकस दूरी एफ की एक नॉर्मल मैग्नीफाइंग लेंस है, यानी कि सिंपल सूक्ष्मदर्शी है, उसकी सहायता से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमें क्या देखना है, यानी कि डी पर हमें देखना है कोई इमेज, और ये यहाँ पर लेंस है, और इससे क्या करना है, इस वस्तु का, छोटी वस्तु का बड़ी इमेज देखनी है। कहाँ? ये इस तरह से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर। जहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर पर हमें देखनी है। तो भाई जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है हमारी 1 + d/f। बट क्वेश्चन में क्या कहा है कि आँख की जो दूरी है, आँख और लेंस के बीच की दूरी, यहाँ से हम इसे देखते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस में क्या करता है, हम ऐसे देखते हैं, और नीचे क्या होता है, वो जो देखना होता है और उसी के पीछे बड़ा दिखाई देता है हमें, तो इधर से देख रहे होते हैं, इधर से देख रहे होते हैं हम, ठीक है। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगी इसकी, तो देखिए भाई क्या होगा, ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर होती है। अब यहाँ से जो आई है देखने वाली, वो कितनी डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर। तो यहाँ से आई को देखना है अपनी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होनी है। तो उसे 25 पे दिखाई दे तो क्या होगा, हमें तो ये ये 25 चाहिए, तो इस 25 में से क्या ये डिस्टेंस कम कर दे तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, 1 + d - a और अपॉन f। समझना इस चीज़ को कि भाई आई के लिए 25 सेंटीमीटर पे बनना है, ये बनता है लेंस के लिए 25 सेंटीमीटर पे, तो आई के लिए 25 पे बनना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की 25 होनी चाहिए, और जबकि डिस्टेंस दे दी a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक d चाहिए हमें, और d है यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले में हमारी। तो ये d बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस d में से ये a को हटा दें, तो ये क्या बच जाएगा, ये वाले d बच जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा d - a/f। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 और 9 सेम क्वेश्चन है, और आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि एक दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका की फोकस दूरी क्रम से f और f है। ऑब्जर्विंग की फोकस लेंस क्या है, ऑब्जर्विंग जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ f है, और आई पीस जो है नेत्रिका की स्मॉल f है। तो आपसे पूछा है कि भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, तो m जो होता है इसमें, ये होता है फॉर्मूला हमारा -FO/FE, FO/FE। अब यहाँ क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में माइनस तो है नहीं, बट FO क्या है हमारा, F है, और ये क्या है स्मॉल f। तो m = ये दिया हुआ है, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन बनता है C।
ऑप्शन बनता है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के लिए पूछता है। ये होता है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, माइनस वी अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। देखो इसे हम लिख सकते हैं एम ऑफ ऑब्जर्विंग लेंस इंटू एम ऑफ आई पीस। तो ये क्या है, एम ऑफ ऑब्जर्विंग लेंस है और ये क्या है, आई पीस के लिए है। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, बिल्कुल 6 की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन बचते हैं, इन्हें देखते हैं हम। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्या कहता है, कहता है परावर्तक दूरदर्शी में यानी कि एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है उसमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कंपेयर में, देखो रिफ्लेक्टिंग तो क्या होता है, ये ऑब्जर्विंग लेंस, ये आई पीस। रिफ्लेक्टिंग दूरदर्शी में यानी कि अपवर्ती, रिफ्रैक्टिंग ये क्या होता है, अपवर्ती। रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्शन जिसमें होता है, ठीक है। इसमें ऑब्जर्विंग लेंस ये होता है बड़ा और आई पीस छोटा होता है, जबकि जो हमारा परावर्ती दूरदर्शी होता है उसमें एक कॉनकेव लेंस होता है। चलो इसे मैं दोबारा बना देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब रिफ्लेक्टिंग दूरदर्शी बताता हूँ मैं आपको, परावर्ती, उसमें कॉनकेव लेंस होता है। यहाँ इसके फोकस पर कहीं दूर क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इधर दूर क्या है, ऑब्जेक्ट है कहीं, ठीक है। और यहाँ एक आई पीस रखा रहता है जिससे देखा जाता है, जहाँ देखा जाता है ये आई पीस हो गया। अब यहाँ से लाइट आती है इस तरह से, ये जब ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है तो इन्हें मिलने से पहले ही यहाँ एक समतल दर्पण रखा रहता है, प्लेन मिरर। अब ये यहाँ पीछे न जाके क्या होगा, इससे टकरा के यहाँ, और ये टकराने के बाद इस तरह से यहाँ आँख पर चली जाती है, और इसका जो फाइनल इमेज बनता है यहाँ बनता है बड़ा और सीधा। फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इधर बनता है बड़ा और सीधा, ठीक है भाई। इस तरह क्या है हमारे, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर की वजह से, दो मिरर है, एक ये और एक ये, इन दोनों दर्पण की वजह से ज़्यादा चमकीला इमेज बनता है, ज़्यादा चमकीला प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आ जाएगा भाई बी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड जो टेलीस्कोप होती है, माइक्रोस्कोप, भाई एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसमें बीच वाला इमेज कैसा बनता है, ये कैसी होती है हमारी, ये इधर होती है, इसमें ऑब्जर्विंग लेंस बड़ा और आई पीस छोटा। तो बीच में इमेज बनती है इसकी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हुए कि इस तरह से यहाँ बनती है इमेज इसकी, ठीक है। अब ये इमेज जो बनती है ये बनती है उल्टी। प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है उल्टा, जिसे हम इन्वर्टेड बोलते हैं, बीच में जो बना। और वास्तविक बनता है रियल, रियल बनता है। अब ये यहाँ से इसे नहीं खिंचा, ये नहीं बनाया गया। और दूसरी बात जो बनता है, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी वस्तु रखी रहती है, यहाँ बहुत ही छोटी सी होती है, उसका यहाँ कैसा बनता है, बड़ा बनता है, मैग्नीफाइड इमेज। कैसी बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, बड़ी, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, वास्तविक सीधा नहीं, वास्तविक उल्टा और आवर्धित, बड़ा मतलब आवर्धित। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, जिसमें वास्तविक बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। और ऑप्शन आ जाता है 11 का आपका सी, ठीक है भाई। तो यहाँ ये हमारे जो चैप्टर
टोटल है इन चैप्टरों के आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप देखिए इन्हें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। क्योंकि भैया जी बात जो है ना वो घर के जैसी है, बात ऐसी है, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद सभी को।